जय हिंद। आज बात करने वाले हैं कैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या अंतर हैं और इनका क्या कार्य है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ये आरंभिक कोशिकाएं होती हैं और इसमें केवल डीएनए का गुणसूत्र ही होता है। इसके अंदर कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता है और ना ही से कोई भी आवरण घेरे रहता है, केवल इसमें डीएनए का ही सूत्र पड़ा हुआ रहता है। और इसमें केंद्रक नाम की कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है। और ये जो नील हरित शैवाल जो होते हैं, ये कोशिका ज़्यादातर उन्हीं में पाई जाती है। बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ये सेलुलोज की बनी होती है और इसमें डीएनए भी होता है और इसमें केंद्रक भी होता है, इसमें झिल्ली भी पाई जाती है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर पाया जाता है, क्या डिफरेंस होता है इनमें। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसका शॉर्ट फॉर्म है पी, और यूकैरियोटिक कोशिका इसका शॉर्ट फॉर्म है यू। बात करते हैं पी कोशिका के बारे में। पी कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और जबकि कोशिका भित्ति यूकैरियोटिक कोशिका यानी यू कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित रहता है, यानी इसमें नहीं होता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया यू कोशिका में उपस्थित रहता है। तो यही डिफरेंस जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए अगला होता है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पी कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि यू कोशिका में पाया जाता है, यानी उपस्थित रहता है। ठीक है, राइबोसोम 7S यानी 70S प्रकार का निर्माण करते हैं, और यू कोशिका में 80S प्रकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं गोल्जिकाए पी कोशिका में नहीं पाया जाता है, यू कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली पी कोशिका में नहीं पाई जाती है और यू कोशिका में यानी यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, लाइसोसोम की खोज आपको पता है किसने की थी? अगर पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आंसर करके जरूर बता देना। तो भैया लाइसोसोम पी कोशिका में नहीं पाया जाता है और यू कोशिका में पाया जाता है। बात करते हैं डीएनए की। डीएनए दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। फर्क क्या है? ये एक सूत्र के रूप में पाया जाता है, यानी एकल बंध सिंगल बॉन्ड के रूप में पाया जाता है, और जबकि ये पूर्ण विकसित दोहरे सूत्र में पाया जाता है, यानी डबल बॉन्ड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं कोशिका भिका। कशाभिका ये केवल एक तंतु होता है और इसमें कुल 11 तंतु होते हैं। इसमें एक तंतु होता है कशाभिका का और इसमें 11 तंतु होते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में तंतु कितना होता है? एक तंतु होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में 11 तंतु होते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, बात करते हैं केंद्रिका भैया इसमें नहीं पाया जाता है और इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल इसमें नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। यू कोशिका में सेंट्रियोल पाया जाता है। बात करते हैं श्वसन। ये क्या काम करता है? ये श्वसन जो है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा कर लेता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कर लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लिंग प्रजनन। तो भैया लिंग प्रजनन इसमें नहीं पाया जाता है। पी कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण थाइलाकाइड में होता है, और इसमें किस में होता है? इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कोशिका विभाजन। तो भैया इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इसमें अर्धसूत्री विभाजन के साथ साथ समसूत्री विभाजन भी होता है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं केंद्रक की। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक की खोज सबसे पहले बात करते हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, और कोशिका का ये मस्तिष्क संचालक और प्रबंधक भी हम इसको कह सकते हैं। कोशिका का संचालक, मस्तिष्क और प्रबंधक होता है। क्वेश्चन आ जाता है। और इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए जैसे तत्व जो है इसमें पाए जाते हैं, और ये 80% इसमें प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है और 10% बाकी सारे तत्व होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये बना किस चीज़ का होता है। केंद्रक जो जीव द्रव होता है उसमें एक धागे नुमा जाली नुमा प्रकार का ये केंद्रक में भरा
ये जीव द्रव्य में भरा हुआ होता है। और ये किस चीज़ का बना होता है? ये क्रोमेटिन का बना होता है। इसका नाम जो है क्रोमेटिन किसने दिया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका नाम क्रोमेटिन दिया था, ठीक है। और ये क्या काम करता है कि धागों के रूप में बट जाता है, बिखर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उन्हें ही हम गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र मानव हो या कोई भी हो, सब में अलग अलग पाए जाते हैं। मानव में 23 जोड़े, चिंपांजी होता है उसमें 24 जोड़े पाए जाते हैं, और जो बंदर होता है उसमें पाए जाते हैं 21 जोड़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं जीन की। जीन क्या होता है? सारा खेल जो है वो जीन का होता है। आपने देखा होगा कि अगर आपने देखा होगा किसी का पिता का एक पुत्र होता है, तो आपने पुत्र को देखा होगा कि वो सेम उसी की तरह दिखाई देता है, और कुछ कुछ गुण और कुछ कुछ कार्य जो है उसके उसमें आ जाते हैं। मान लीजिए, समझ लीजिए कि मान लीजिए कि पिता में कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनके कारण उसे कार्य करने में कोई दिक्कत होती है। मान लीजिए कि उसको कम दिखाई देता है, और वो कम दिखाई देना उसको बचपन से ही ऐसा होता है, तो जो उसका पुत्र होगा उसके कुछ लक्षण, ज़्यादा नहीं कुछ लक्षण उसके पुत्र में आ जाएंगे। और ये इस तरह से चलता रहता है। मान लिया कि मैंने एक पेज लिया और उसकी मैं फ़ोटोकॉपी करता रहूँगा, तो फोटोकॉपी से फ़ोटोकॉपी करूँगा वो धुंधला आएगा, फोटोकॉपी से फ़ोटोकॉपी करूँगा तो वो धुंधला आएगा। यानी ये 5-6 बार अगर मैं फ़ोटोकॉपी करूँगा तो वो बिल्कुल धुंधला हो जाएगा। इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है कि वो 5-6 पीढ़ी के बाद वो वंशानुगत जो गुण होते हैं या दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या काम होता है जीन का? जीन गुणसूत्रों पर चिपके हुए रहते हैं। सबसे पहली बात, गुणसूत्र पर चिपके रहते हैं। और ये क्या काम करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, उनको पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जीन करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीन क्या काम करता है? ये गुणसूत्रों पर चिपके हुए रहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत जो गुण या लक्षण होते हैं उनको पहुंचाने का यानी आगे भेजने का काम कौन करता है? वो जीन करता है। समझ में आया? चलिए ये हम केंद्रक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड को। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है? इसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, ठीक है। और डीएनए को हम अगर फुल फॉर्म अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी कभी। और ये इतने सिंपल होते हैं कि जिसको नहीं आती वो छोड़ ही देता है। तो इसकी होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? कार्लसबर्ग ने देखा था। सबसे पहले किसने देखा? कार्लसबर्ग ने। और इसका सिद्धांत यानी मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक्स ने, ठीक है, याद रहेगा। और अगर क्रोमोसोम, ये डीएनए बनता कैसे? अगर क्रोमोसोम मैंने पढ़ाया था, अगर क्रोमोसोम को हम खींच देते हैं तो डीएनए बनता है। और डीएनए को अगर हम और भी ज़्यादा खींच देते हैं डीएनए को भी, तो जीन बनता है। ये एक माइक्रोस्कोप द्वारा देखना ही संभव होता है। और क्रोमोसोम को अगर मान लीजिए हम अपने अंग में से किसी में से भी अगर हम एक सुई के बराबर भी अगर हम अपनी खाल को निकालते हैं तो उसमें ना कई सारी कोशिकाएं निकल कर आ जाती हैं। और उन कोशिकाओं में से एक कोशिका उठा करके उसमें उसका क्रोमोसोम निकाला जाता है। और क्रोमोसोम को अगर खींचते हैं तो डीएनए निकलता है, और डीएनए को खींचते हैं तो जीन निकलता है, ठीक है। अब हम डीएनए और आरएनए को एक एक करके पढ़ेंगे, देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। बात करते हैं डीएनए की। डीएनए 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट तत्व से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट हमारा ये वाला पार्ट है। न्यूक्लियोसाइड में जो शुगर यानी डीएनए में जो शुगर पाया जाता है वो पाया जाता है डाईऑक्सी राइबो नाम का शुगर पाया जाता है। नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजन क्षार के इसमें 4 तत्व पाए जाते हैं। एडमिन और ग्वानिन को हम क्या कहते हैं? प्यूरिन। दूसरे नंबर पर आता है थाइमिन, और साइटोसिन को हम क्या कहते हैं? पायरेमीन। अब इसका काम क्या होता है, ये किस तरह से आपस में कनेक्ट होते हैं, तो इसके हम एक ट्रिक्स निकालते हैं कि मान ली एडनिन को मैं लिख देता हूँ A और थाइमिन को लिख देता हूँ मैं T। यहाँ पर ग्वानिन को मैं लिख देता हूँ G और साइटोसिन को मैं लिख देता हूँ C। अब ये जुड़े कैसे होते हैं आपस में, कैसे कनेक्ट होते हैं? ये डबल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होते हैं और ये 3 बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होते हैं। कैसे होते हैं? A के साथ यहाँ पर T और G के साथ यहाँ पर C। इसी तरह से A के साथ T, G के साथ C, यानी AT और GC ये आपस में कनेक्ट होते हैं। समझ में आया? एक बार और समझ लेते हैं। डीएनए में 2 तत्व पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट तत्व, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारा ये वाला पार्ट है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या पाया जाता है? शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर कौन सा पाया जाता है? डाईऑक्सी राइबो शुगर पाया जाता है। और नाइट्रोजन बेस यानी क्षार के इसमें 4 तत्व होते हैं। एडमिन, ग्वानिन जिसको हम कहते हैं प्यूरिन,
पाइरेडमीन जिसमें 2 तत्व होते हैं, थाइमीन और साइटोसिन। ठीक है, एडमीन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, और ग्वानिन जी यानी सी के साथ यानी साइटोसिन के साथ 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। किस तरह से होता है? ये डीएनए की संरचना होती है, ये कुंडली होती है, और डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विकुंडली होती है, द्विकुंडली है, या हम इसको कहते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और आरएनए की जो संरचना होती है वो होती है सिंगल बॉन्ड यानी एकल बॉन्ड, और आरएनए की भी सेम संरचना यही होती है, केवल आरएनए में जो शुगर पाया जाता है वो राइबोस शुगर आरएनए में जो है वो राइबोस शुगर पाया जाता है, और आरएनए में अगर थाइमीन की जगह मैं यहाँ पर यूरेसिल लगा देता हूँ, यूरेसिल, थाइमीन की जगह अगर मैं यहाँ पर यूरेसिल इसको लगा देता हूँ तो पूरा का पूरा जो हमारी ये संरचना हो जाएगी, ये सारी की सारी हमारी संरचना आरएनए की हो जाएगी। ठीक है, चलिए आरएनए की तरफ बढ़ते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। आरएनए के बारे में जान लेते हैं। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसमें भी न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट तत्व पाया जाता है। ठीक है, इसका डीएनए की कुंडली दोहरी कुंडली होती है, इसकी सिंगल कुंडली होती है, इसका सिर्फ यही होता है, जो किसके साथ कनेक्ट होता है, यहाँ पर एडमिन के साथ ये यूरेसिल से कनेक्ट होता है, और इसमें भी डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पर ग्वानिन के साथ साइटोसिन से कनेक्ट होता है, जो 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, यानी ए के साथ यू और जी के साथ सी, ए के साथ यू और जी के साथ सी। यहाँ पर भी सेम यही कंडीशन अप्लाई होती है, लेकिन इसके अंदर जो शुगर पाया जाता है वो राइबोस शुगर पाया जाता है। ठीक है, और डीएनए में अलग पाया जाता है, और सेम कंडीशन इसकी सारी यहीं पर इसी तरह से होती है। हमारी बॉडी में काम क्या होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य क्या होता है वो हम प्रोटीन में पढ़ने वाले हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनता है। तो भैया प्रोटीन जो है 20 अमीनो अम्ल, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 + 10 यानी 20 अमीनो अम्ल, और 20 अमीनो अम्ल मिलकर बना देते हैं बराबर एक प्रोटीन। कैसे होता है ये भी मैं बता देता हूँ। 10 अनावश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं वो हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद होते हैं, और 10 अम्ल जिनकी हमें ज़रूरत होती है वो हम भोजन द्वारा या कोई भी चीज़ हम खाते हैं पीते हैं उसके द्वारा जो आवश्यक अम्ल होते हैं वो 10 अनावश्यक अम्ल के साथ मिलकर 20 अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, और 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। समझ में आया प्रोटीन कैसे बनता है? 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल और 10 आवश्यक अम्ल जो हम भोजन द्वारा लेते हैं प्लस 20 अनावश्यक अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं ये हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।